Good evening, everyone. This is Yogesh Popat, and today again I'm here with a very interesting concept in which I will try to integrate few concepts of physics with shivling, and I hope that this is going to be an interesting integration. The purpose is just like if the students are able to see this and if they try to relate both of these things, so there is a possibility that they may remember these things for a longer tenure. थोड़ा सा हो सकता है उनको समझने में आसानी हो, और इसमें हम हिंदू माइथोलॉजी को फिजिक्स से जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा. मैंने कुछ फैक्ट्स और फाइंडिंग्स जो है उसको इंटीग्रेट किया है, एंड आई विश टू शेयर इट विथ यू ऑल. So let us start with the topic. I will share a presentation with you. So this is the topic that I have chosen to speak on, that is integrating the concepts of physics with shivling. So we all know that nuclear reactor is a topic of class 12 CBSE curriculum. CBSE में class 12 में जो एटम्स इन न्यूक्लियस पढ़ाया जाता है उसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर. तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, और धीरे धीरे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा फर्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूंगा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं इसको कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करने का प्रयास करूंगा कि क्यों न्यूक्लियर रिएक्टर को शिवलिंग के इक्विवेलेंट हम देख सकते हैं. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे वेद में लिखे हुए हैं. तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको हैंडल करने के लिए जहां पे ये प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. So in this, generally two types of reactions in nuclear reactions takes place: fission and fusion. Nuclear fission, in which nuclei gets split, heavy nuclei gets splits into two lighter nuclei. जो एक heavy nucleus होता है वो lighter nuclei में split होता है. इसके लिए separate lecture है मेरे पास nuclear reactions के लिए. और nuclear fusion में दो lighter nuclei बनके एक heavy nuclei बनाते हैं. तो जो nuclear reactor में जो प्रोसेस होती है वो होती है न्यूक्लियर फिजन. फिजन दैट मींस स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियाई इनटू द टू डिफरेंट न्यूक्लियाइज. द हेवी न्यूक्लियाई गेट्स स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाइज विद सम बाय प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन. और वो प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है. यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको यूज होती है. न्यूक्लियर रिएक्टर इज मेड अप ऑफ फ्यूल, मॉडरेटर, ये सारे पार्ट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के जो आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखेंगे. कंट्रोल रॉड्स, कूलेंट, प्रेशर वेसल और प्रेशर ट्यूब, स्टीम जनरेटर एंड कंटामिनेंट. एंड यस, दिस इज द प्रोसेस. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियाई गेट्स स्प्लिट्स, एक न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है फिजन में. तो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, लेमन लैंग्वेज में इसको सारे लोग समझ पाएंगे जो भी स्ट्रीम का हो, वेदर इट इज फ्रॉम एनी ऑफ द डिपार्टमेंट. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये जो आपको कोर यहाँ पे दिख रहा है जो ब्लू कलर का, यहाँ पे आपकी रॉड्स होती हैं जिसको यूरेनियम हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. 92 यूरेनियम 238 यू कैन कंसिडर एज अ न्यूक्लियर फ्यूल. और ये जो रिएक्टर कोर आपको दिख रहा है यहाँ पे वो प्रोसेस होती है. ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं. तो ये जो आपको तीन लाइंस दिख रही हैं, फर्स्ट, थर्ड और ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसको आप यूरेनियम रॉड्स समझ सकते हैं. और कार्बन रॉड जो है उसका काम ये होता है कि वो रिएक्शन को कंट्रोल करती है. आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो भी दो टाइप की होती है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे रॉड्स यूज करते हैं. तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. जब भी यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगी न्यूक्लियर रिएक्टर में, रिएक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे होगी, तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है. व्हेनेवर द न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस, यू ऑल आर अवेयर दैट द वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट गेट्स लिबरेटेड. अब यहाँ से जो हीट है वो पानी के थ्रू, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर यहाँ पे फिल कर दिया जाता है. एंड बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे वो पानी गर्म होता है,
और पानी गर्म होने के साथ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हॉट वाटर लिखा हुआ, इस ट्यूब के थ्रू ये जो वाटर है वो यहाँ पे पास होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक वाटर पंप लगा हुआ था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वाटर, हॉट वाटर यहाँ से पास हो रहा है, ये यहाँ के वाटर को, जो बड़ा कंटेनर यहाँ पे है, यहाँ के वाटर को हीटअप करेगा, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। और स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद वो जो हाई प्रेशर स्ट्रीम है वो जाके टरबाइन को रोटेट करेगी, और टरबाइन के थ्रू आपका जो जनरेटर का शाफ्ट कनेक्टेड है वो जनरेटर मूव होगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको लेमैन लैंग्वेज में समझे। और वापस से ये जो वाटर है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हॉट वाटर है वो यहाँ पे आता है कूलेंट के थ्रू। कूलेंट जो है आपका, जो पानी को ठंडा करता है, उस कूलेंट के थ्रू ये वाटर जो है वापस से अपना टेम्परेचर डाउन करता है और ये वापस से इस बड़े वाले कंटेनर में आ जाता है। तो ये आपका पूरा साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन से आपकी हीट जनरेट हो रही है, हीट से आप स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टीम को आप टरबाइन को रोटेट कराने के लिए यूज कर रहे हैं, और टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करेगी, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा प्रोसेस जो है, स्टूडेंट्स अगर चाहें, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे, ये पूरा नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फिजन का। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 92 या 235 यूरेनियम यहाँ पे एज अ फ्यूल लिया गया है। पिंक कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो प्रोटॉन है और ग्रीन आपके न्यूट्रॉन है। जब भी एक न्यूट्रॉन हाई स्पीड के थ्रू अगर यूरेनियम पे स्ट्राइक करता है, तो आप यहाँ पे देखें दो तरीके की प्रोसेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द फ्यूल। या तो ये स्प्लिट होगा, यहाँ पे देखिए एक बड़ा न्यूक्लियस था यूरेनियम 235 जो कि सीजियम और रुबिडियम में यहाँ पे ब्रेक हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिप्टन और बेरियम में ब्रेक हुआ। और ये जो न्यूट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये एक न्यूक्लियस में यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। ऐसे ही यूरेनियम फ्यूल में बहुत सारे, अगर आप एक यूरेनियम का रॉड लेंगे तो वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये जो आपको न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं दोनों रिएक्शंस में, ये बाकी न्यूक्लियॉन्स को स्ट्राइक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जब एक न्यूक्लियॉन यहाँ पे, एक न्यूक्लियस जब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये 3 न्यूक्लियस को जाके स्ट्राइक करेंगे, 3 3 6 और 3 9, मतलब अगर यहाँ से ये न्यूट्रॉन अगर बम्बार्ड करेंगे तो यहाँ पे 3 जो न्यूक्लियस है वो प्रोड्यूस, 3 फिजन प्रोसेस होंगी, और इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आपको जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो ब्लास्ट हो सकता है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये कुछ सेफ्टी मेजर्स है, थियोरेटिकल पार्ट है कि ये सेफ्टी मेजर्स अगर हम यूज करेंगे तो हमको न्यूक्लियर रिएक्टर को सेफली चला पाएंगे। सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट और न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस सेफ्टी मेजर के थ्रू हमको रन करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत थियोरेटिकल पार्ट है तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा इस पे। अब नाउ शिवलिंग एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब शिवलिंग को हमने एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों माना, हम इस पे अब डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रेजेंट। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर को शिवलिंग से सिमिलैरिटी बताने का प्रयास करेंगे कि क्यों हम सिमिलर बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो यहाँ पे अगर आप देखें शिवलिंग एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें अगर आप इंडिया के रेडियो एक्टिव मैप को अगर आप एनालाइज करें तो जो हमारे भारत के ज्योतिर्लिंग है, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग, वहां पे आपको इन रेडिएशंस का प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलेगा। So if you pick up the radioactivity map of India, you will be able to see that the radiations are there near about all the Jyotirlings. So this is one of the fact that I can say that yes, Shivling can be considered as the source of energy. शिवलिंग को हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। तो ज्योतिर्लिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। ज्योति मीन्स लाइट एंड विच is called the radiance in physics, you can say, and lingam or linga means sign. तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ कि radiant sign of Lord Shiva, that is what we call ज्योतिर्लिंग। जहां से हमको एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हो, उसको हम बोलते हैं ज्योतिर्लिंग इन हिंदू माइथोलॉजी। तो
यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर रेडियो एक्टिविटी मैप को एनालाइज करेंगे तो आपको जो रेडियो एक्टिविटी मैप, जो रेडिएशंस का लेवल मिलेगा वो ज्योतिर्लिंग के आसपास भी वैसा ही मिलेगा जैसा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के पास होता है। इसमें अगर आप देखें, जो कूलेंट की बात हमने की न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो पानी को ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं, तो शिवलिंग में भी आप देखेंगे कि ऊपर एक आपका जो घड़ा बना हुआ होता है जिससे धीरे धीरे पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि शिवलिंग को भी कूलेंट की जरूरत है, शिवलिंग को भी ठंडा रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो पानी धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर गिरता है तो वो जो है वो एज अ कूलेंट एक्ट करता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि बिलपत्र और धतूरा और गुड़हल जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को सोक करने के लिए, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। दैट मींस एज अ कूलेंट यूज करते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलेंट का काम था, यहाँ पे भी कुछ उस तरीके की बातें हो रही है। यहाँ पे भी शिवलिंग में हम एक कूलेंट लगा के रखते हैं। ये आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग इंपॉर्टेंट है उसका एक छोटा सा मैप है, आप देख सकते हैं। नाउ द स्टोरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ज्योतिर्लिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई थी जो हजारों साल पहले की अगर हम बात करें तो इन शिव पुराण इफ यू सी दैट देयर इज अ इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो व्हेन लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड ब्रह्मा वे डिस्कसिंग हु इज द सुप्रीम। मतलब विष्णु जी और ब्रह्मा में ये बात हो रही थी कि सुप्रीम कौन है, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो उस आर्ग्यूमेंट में जो है वो शिव जी अपीयर हो जाते हैं और ये डिसाइड करने के लिए लॉर्ड शिवा ने, जो शिव जी हैं, उन्होंने एक बहुत इनफाइनाइट पिलर लाइट का एक खड़ा किया और चैलेंज दिया गया विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को कि आप इसका एंड मुझे ढूंढ के बताएं, इसका जो सिरा है, इस पिलर का जो सिरा है उसकी अगर आप खोज करके बताएं तो जो खोज करके बताएगा वो जो है उसको सुप्रीम माना जाएगा। ओके, तो हियर इट इज रिटन दैट द पिलर pierced all the three worlds, आकाश, पृथ्वी और पाताल को चीरते हुए जो है इन तीनों लोकों में जो आपका पिलर था लाइट का वो पहुंचा हुआ था। तब इसमें जब पिलर खोजने की बात हुई तो दोनों ही जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो है वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं और विष्णु जी जो है वो मान लेते हैं हार कि वो उस सिरे को नहीं खोज पाते, उस लाइट के सिरे को, उस पिलर के सिरे को नहीं खोज पाते जो लाइट से बना हुआ है। और ब्रह्मा जी जो है वहां पे जाके वो बोलते हैं कि हाँ वो खोज नहीं पाते और फिर भी वो जाके बोलते हैं कि हाँ उन्होंने पिलर का सिरा जो है वो खोज लिया है। और इस पे जो है वो शिव जी नाराज हो जाते हैं और शिव जी फिर ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आप भले ही इस पूरे सृष्टि के रचयिता है लेकिन वहां आपकी जो पूजा है वो इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे लास्ट टाइम लिखी हुई है, नो वन इज गोइंग टू वर्शिप यू लॉर्ड ब्रह्मा इवन दो यू हैव क्रिएटेड दिस एंटायर यूनिवर्स। सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द हिंदू माइथोलॉजी। So in that angle, actually, the Lord Shiva, infinite pillar of light, appeared on the earth at 64 places. ऐसा लिखा हुआ है हमारे वेदों में कि 64 जगह पे जो ये पिलर्स हैं वो अपीयर हुए थे। उन 64 में से 12 जो मेजर, जो मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, उनको हम बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। तो इसके आगे अगर हम बढ़े तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो मैं जस्टिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा। देयर इज नो रिलीजियस एस्पेक्ट टू डिस्कस दीज थिंग्स, जस्ट टू इंटीग्रेट फ्यू थिंग्स विद आवर वेदास कि हमारी जो माइथोलॉजी वो कितनी रिच है साइंटिफिकली, उसको अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉर्ड शिवा इज ऑफन डिपिक्टेड एज परफॉर्मिंग स्पेशल ऑफ डांस कॉल्ड तांडव नृत्य। अब तांडव नृत्य को अगर आप उसको देखेंगे तो उसको कॉस्मिक डांस भी बोलते हैं। तो कॉस्मिक डांस जहाँ पे तांडव नृत्य होता है वहां पे आसपास दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स नो अदर सिंबल और नो कंस्ट्रक्शन कैन कम क्लोजर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवलिंग। एंड देन द सेम इज एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल्सो, कि जैसा आप दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन शिवलिंग के पास नहीं कर सकते वैसा ही दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के पास नहीं हो सकता। नो अदर सिंबल कैन कम क्लोजर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। शिवलिंग की अगर आप बात करें तो शिवलिंग अगर आप देखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। नीचे एक छोटा सा सर्कुलर पॉट टाइप का होता है जिसको ग्रूव बोलते हैं, और ऊपर जो एक ब्लैक स्टोन होता है, जनरली इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। सो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ स्मूथ ब्लैक स्टोन एंड देयर इज अ ग्रूव
जिस पे आप पानी डालते हैं तो वो एक छोटा सा नाली के थ्रू जो है वो आगे बढ़ता है। सो देयर इज अ पॉट ऑफ वाटर हैंगिंग अबव द शिवलिंग, जैसा कि मैंने बताया था। एक पॉट जो है पानी से भरा हुआ शिवलिंग के ऊपर कंटिन्यूअसली लगा होता है, मंदिरों में हमने देखा है। तो दैट ऑल्सो अगेन रिसेंबल्स विद द कूलेंट सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, कि जैसा न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की जरूरत है, वैसे ही जो है वो शिवलिंग में उस पानी की जरूरत रहती है, ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है उसको काम डाउन किया जा सके। And now if you see the structure of, now this is again a resemblance or the coincidence, you can see that this is the typical front view and the top view of Bhabha atomic reactor. अब Bhabha atomic reactor को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो cylindrical part आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये शिवलिंग की तरह, और ये उसका ग्रूव जो है, जैसा कि शिवलिंग में होता है कि यहाँ से जैसे आपका पानी है वो इस पाइप के थ्रू जो है वो बाहर आता है। तो इफ यू सी द सिमिलैरिटी ऑफ द construction of Bhabha atomic reactor and Shivling, it is very much similar again. So यहाँ पे भी एक चीज एक नोट करने वाली है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है तो it will be a huge, it can be a huge disaster. Same is there with the Shivji also. Shivji is considered to be the lord of anger. If it gets the anger gets uncontrolled. Now, if you see in Shiva's temple, the water is not consumed as a holy water. शिवजी के मंदिर में ऐसा देखा गया है और ऐसा होता है, हम सब जानते हैं कि वो जो है उस पानी को हम ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि न्यूक्लियर रिएक्टर का जो पानी होता है वो भी उसको न्यूक्लियर वे में पॉल्यूटेड माना जाता है, और उसको भी हम वेस्ट के तरह, उस न्यूक्लियर वेस्ट को हम डिस्पोज करने का प्रयास करते हैं। Now it has also been believed that the scientific neutralizer, जैसे आपका मैंने बताया था घरून, is placed at the water outlet. The wastewater channel through it devotees are free to cross the wastewater channel to complete the round. And this again, this clearly points to the fact that the ancient Hindus had devised a scientific gadget by which they could neutralize the atomic waste. Now, Shiva's temples are always built near water bodies. अगर आप देखेंगे तो शिव जी का टेम्पल जो है मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो वो प्रयास किया जाता है कि किसी नदी के किनारे या किसी वाटर बॉडी के किनारे बनाया जाए। सेम इज अप्लाइड फॉर न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट भी एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि वहां पे जो आपका वाटर का सोर्स है वो बहुत पास होना चाहिए। Now again, the people who tried to climb, जो लोग कैलाश माउंटेन जो है, जो आपका कैलाश पर्वत है, उसमें से ये देखा गया है many of them they have felt the extreme energy out of the mountain. जो लोग वहां पे गए हैं उनका ये क्लेम है कि वहां से इतना ठंडा जगह होने के बाद भी वहां से आपको एक एक्सट्रीम एनर्जी का फील होता है। और वहां पे कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया था कि the UFOs has been seen from there. इसके भी रेफरेंसेस मैं आपको दे पाऊंगा। So you can consider like because that is considered to be the place of Lord Shiva, वो शिव जी की जगह मानी जाती है, शिव जी का स्थान माना जाता है, और वहां से एनर्जी जो है वो फील होती है। So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना रिजेम्बलेंस है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो शिवलिंग है, जो शिव जी हैं, उसमें हम कितना रिलेशन बिठा पा रहे हैं। And as I said, the Shiva is considered to be the lord of extreme energy, same as the nuclear reactor, है ना। शिव जी को भी एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स माना गया है, और ये भी माना गया है कि जब शिव जी, जो त्रिनेत्र खोलने वाली बात होती है, तो शिव जी जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। सेम इज द केस विद द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑल्सो। और अगर शिव जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भी माना गया है कि शिव देवताओं में सबसे आसान तरीके से अगर आप किसी को प्रसन्न कर सकते हैं तो वो है शिव जी। तो शिव जी अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो जो ब्लेसिंग्स हमको मिलती है दैट इज सो एक्सट्रीम, है ना। रावणा का एग्जाम्पल हमने देखा है कि किस तरीके से रावणा ने शिव जी को प्रसन्न होके दशानन वो कहलाए थे। और इसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हमको जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आज की चीज में अगर वो एनर्जी है तो वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो हमको आउटपुट मिलता है दैट इज
electricity, which is the most important energy in the current scenario. ये एक छोटा सा टॉपिक जो कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, बट स्टिल कि पुराणों में भी इसका जिक्र है कि मॉडर्न न्यूक्लियस को आप जो हमारे 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। शिवजी को इलेक्ट्रॉन माना गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड ब्रह्मा इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि शिवजी, अब अगर इसको वर्क फंक्शन के कंसेप्ट में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जनरली जो है हम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से हम बाहर खींच पाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स से अंदर सर्टेन बाइंडिंग एनर्जी से बाइंडेड है। सो यू वोंट बी एबल टू make the proton and neutron free from the center of the nucleus. Again the same thing कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रसन्न कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रहा है as compared to शिव जी। So this again we will discuss this in a different context again in some other video about the modern nucleus and the concept of Hindu mythology. And again there is a radiation we consider from the lingam which is made up of a granite stone, and granite जो है, जो आप काला पत्थर देखते हैं, that is considered to be scientifically considered to be the source of radiation. ये scientifically देखा है हमने कि जो ग्रेनाइट है वो रेडिएशन का सोर्स है। तो यहाँ पे भी एक रिसेम्बलेंस हमको देखने को मिलता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, जो ग्रेनाइट is said to be formed as from the lava or the molten rock. Then it gets cooled and solidified over thousands or millions of years, and that generally contains the some part of radioactive elements जो है ग्रेनाइट में भी होता है, जैसे आपका रेडियम, यूरेनियम और थोरियम। एंड अगेन जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू सेजेस, जो हिंदू संत होते हैं, दे जनरली एडवाइज देयर, अपने शिष्य को बताते हैं कि जो जिसमें शिवलिंग को जो पानी टच कर जाए, जो पोर डाउन जो वाटर होता है, उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब ग्रेनाइट से टच होकर जो पानी आपको निकलता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि रेडियम, यूरेनियम और थोरियम ग्रेनाइट में पाया जाता है, तो इसमें कुछ सम अमाउंट, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट यू कैन कंसिडर। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उसको पहले तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, एंड there is a possibility, and the sages advise this कि fallen out of some instance occurs, that is the reason, यही एक रीजन है कि जो वो न्यूक्लियर वेस्ट है या जो वो पानी है, वो शिव टेम्पल, क्योंकि विकनिटी ऑफ वाटर जो पानी के सोर्स के तरफ हम रखते हैं, उसका यही एक रीजन है जो हमने यहाँ पे लास्ट में हम देख रहे हैं। So this is again the conclusion part that we have seen in the entire presentation. I have bullet points are there that I have concluded from this presentation. तो ये छोटा सा एक इंटीग्रेशन था कि जैसा न्यूक्लियर रिएक्टर में हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम एनर्जी जो आउटपुट है in terms of electricity, that is again expressed, it is written in our Vedas. So you can see the integration of the mythology with physics in nuclear reactor. This is the small activity that I have prepared for my students. So these are the activities that you can do at home to improve your knowledge. And thank you so much. See you in the next video. Thank you.